बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। जैसे मैंने प्रारंभ में अनुरोध किया उसी प्रकार से हमारे सदस्यों ने बहुत लंबा बात नहीं रखते हुए और एक हिसाब से हम ये भी मान सकते हैं कि 100% मेंबर्स ने सपोर्ट किया है। इवन दादा भी उन्होंने सपोर्ट शब्द इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी उन्होंने भी सपोर्ट किया, ये हम उसका भाव को समझ सकते हैं। सर, जैसे मैंने शुरू में कहा, ये एक छोटा अमेंडमेंट है, लेकिन कभी कभी एक छोटा अमेंडमेंट बड़ा काम कर जाता है। ए स्मॉल स्टेप कैन बी ए जायंट लीप एट टाइम्स। इसको ये मत समझे कि बहुत छोटा अमेंडमेंट है, इसका प्रभाव बड़ा होगा। कभी कभी लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, कभी कभी नाम ही सब कुछ होता है। इसलिए जब हम न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर को नाम बदलने का बात कर रहे हैं, तो सर हमारे देश में आज के दिन में टोटल 36 आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं और सब शहरों के नाम हैं। खास करके महाराष्ट्र में है, नई दिल्ली में है, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, गोवा, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका और कई जगह एडहॉक आर्बिट्रेशन का मैकेनिज्म कई सालों से चलते आ रहे हैं। और दिल्ली में ही दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ऑलरेडी है, जो दिल्ली हाई कोर्ट के अधीन काम करते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट से जो भी मैटर को आर्बिट्रेशन के लिए रेफर करना है तो वो अपने सेंटर में रेफर कर देते हैं। कभी कभी कोर्ट अपना अपॉइंट भी करते थे अपने हिसाब से। तो हम सर आज जब ये नाम चेंजेस का बात आ रहे हैं, तो आपको मैं बताना बहुत जरूरी है सर। कभी कभी नाम से कंफ्यूजन भी पैदा होता है और नाम से आकर्षण भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि कई शहरों के नाम में आर्बिट्रेशन सेंटर है, तो जब भारत सरकार पहल करके संसद में पारित करके एक बिल ला करके फिर हम जब एक सेंटर गठन कर रहा है, तो उसका स्तर भी उसी लेवल से बनना चाहिए और उसका हिसाब से उसका प्रोग्रेशन भी होना चाहिए। जब हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का बात करते हैं तो उसमें कई चीज हमको देखना पड़ता है और इसमें ऐसे कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए कि ये जो नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है, दिस इज वन ऑफ द आर्बिट्रेशन सेंटर इन द कंट्री, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इट इज अ सेंटर ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस। पार्लियामेंट का एक्ट से जब पास करता है तो उसका एक महत्व होता है। इसलिए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि दिल्ली में भी दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है और उसी नाम से अगर हम और एक बनाएंगे तो उसमें कंफ्यूजन होता है। और दूसरी बात यह है, कुछ सदस्यों ने कहा कि 2019 में बिल लाए तो आज फिर दोबारा लाने का क्या जरूरत है। ये डायनामिक सिचुएशन में अगर हम जैसे परिस्थिति है उस हिसाब से कानून नहीं बनाएंगे तो फिर ये संसद है किस लिए? संसद इसलिए है जब जब देश के लिए कुछ जरूरी कानून बनाना होता है तो इस सदन के माध्यम से उसको पारित करके बनाना होता है। माननीय सदस्य तो खुश होना चाहिए, सरकार को शाबाशी देना चाहिए कि हमने ये सूझबूझ के साथ जरूरत के हिसाब से आज ये अमेंडमेंट लेकर के आए हैं। और जब हम इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बोलते हैं तो ये पूरा देश का प्रतीक होता है, ये एक शहर का नहीं होता है। नहीं तो लोग सोचेंगे कि ये दिल्ली वाला के लिए है क्या। और दूसरा, कई मेंबर्स ने अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं। मैं सर पूरा सुझाव को एक सम्मिलित करके एक साथ जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप लोगों का एक क्वेश्चन था कि आज तक हमारा जो भारत में आर्बिट्रेशन जो है वो सिंगापुर के तहत क्यों नहीं हो पा रहे हैं। और कुछ लोगों ने ये कहा कि भारत के जो बिजनेसमैन हैं या कोई डिस्प्यूट होते हैं तो विदेश क्यों चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, पेरिस, सिंगापुर, हांगकांग या कहीं और। हमारा देश में भी कई आर्बिट्रेशन का काम चल रहे हैं, लेकिन जो एडहॉक आर्बिट्रेशन को प्रिफर करने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग है, उनको कंफर्टेबल लगता है कि एक एडहॉक आर्बिट्रेशन में हमारा यहाँ में काम
चलते रहना चाहिए। लेकिन बड़ा जो वर्ग है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये मान्यता मिल चुकी है कि एडहॉक आर्बिट्रेशन से अच्छा इंस्टीट्यूशनलाइज आर्बिट्रेशन जरूरी है। इसलिए इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं। सर, इसमें मैं कुछ हमारे सदस्यों को क्लियर करने के लिए 2 पॉइंट मैं बता देता हूं। व्हाई इट इज एडवांटेज टू हैव इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, it determines the arbitration procedures in a very formal manner. All the popular institutions globally, they provide for an arbitration procedure, and it saves the parties and their lawyers effort of determining the arbitration procedure. And some institutions also provide service of drafting an arbitration clause. जब arbitration हमारा सेंटर बनता है, वो पार्टीज को मदद करते हैं, और जैसे निशिकांत जी ने कहा उसमें क्लोज होना चाहिए। इस बिल पास होने के बाद मैं ये मानता हूं कि भारत सरकार का, क्योंकि भारत सरकार सबसे बड़ा लिटिगेंट होता है, तो हर बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो होगा भारत सरकार का उसमें क्लोज दिया जाएगा, और जिस क्लोज के तहत जो भी केसेस उत्पन्न होगा वो इसी इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में तय किया जाएगा। इसके बाद इसके पास एफिशिएंट पैनल आर्बिट्रेटर्स होगा, और जब आपके पास क्वालिफाइड इंटरनेशनल रिप्यूटेड पैनल आर्बिट्रेटर होते हैं उसमें कॉन्फिडेंस होते हैं, और लोग जब कॉन्फिडेंस होगा तो आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि भारत जो है ट्रूली इंटरनेशनल सेंटर ऑफ आर्बिट्रेशन हब बनना चाहिए, तो आप तो खुले दिल से समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये बिल उसी डायरेक्शन में ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात किया, और कई लोगों ने सिंगापुर के बारे में जिक्र किया, तो मैं आपको 1-2 पॉइंट बताता हूं। सिंगापुर इतना बड़ा सेंटर कैसे बन गया है। एक तो जो सिंगापुर का जो लोकेशन है, इंग्लिश स्पीकिंग होने के साथ साथ उसको एक न्यूट्रल वेन्यू के रूप में लोग देखते हैं। छोटा देश है लेकिन हाईली उसका एफिशिएंट सिस्टम वहां है, तो कोई भी पार्टी डिस्प्यूट होते हैं तो वो सिंगापुर जाने का प्रिफर करते हैं। अभी हम लंदन में जो कॉन्फ्रेंस हुए थे, मैं और भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हम दोनों साथ में थे। कई लोगों से मैंने बात किया, इवन वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स में जो एमपीज हैं, मंत्री हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो वहां मेंबर्स हैं, और बाकी लोगों से मैंने बात किया। सबने एक चीज को कहा है, मुझे उन लोगों का बात सुनकर के अच्छा लगा कि भारत एक उभरता हुआ देश है, इकोनॉमिक आर्थिक ताकत है, और इंडिया की और लोग देख रहा है, और आने वाला दिन में इंडिया ही एक मेजर आर्बिट्रेशन का हब बनेगा। ये कॉन्फिडेंस इन्होंने जताया है। जब लोग भारत की ओर देख रहे हैं तो हम प्रोएक्टिव होकर के जो जो कदम उठाना चाहिए भारत सरकार और इस संसद के माध्यम से हमको उठाना चाहिए। और जब हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक कल्पना लिया है, और 2016 में जब प्रधानमंत्री जी ने एक विजन हमारे सामने में रखा, मैं कोट करना चाहता हूं। जब यहां ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुए थे दिल्ली में, नेशनल इनिशिएटिव टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग आर्बिट्रेशन एंड एनफोर्समेंट इन इंडिया, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा, मैं कोट करना चाहता हूं। एन इनेबलिंग अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इकोसिस्टम is a national priority for India. We need to promote India globally as an arbitration hub. As Roscoe Pond famously remarked, the law must be stable, but it must not stand still. We need to take inspiration from beyond our shores. इसलिए सर, हम जब एक इंटरनेशनल हब के बात करते हैं तो हमारे यहाँ पुख्ता व्यवस्था होना चाहिए, और हमारे पास सेंटर भी बने हुए हैं, और उसका जो कंपोजिशन है उसका भी बनाने का हम पूरा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सर, कई मेंबर ने इसके अलावा जो मुद्दा उठाए हैं, जैसे कि पेंडिंग ऑफ केसेस, ये एक तरह से बहुत अच्छा अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो मैकेनिज्म है उसके तरह ये बहुत एक बड़ा रास्ता हमको दे रहे हैं। क्योंकि जब हम कहते हैं कि टोटल नंबर्स ऑफ पेंडिंग केसेस इस देश में 5 करोड़ की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि इसमें कई कारण हैं, और ये कारण हमको इस
सदन का सांसद होने के कारण, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के कारण सर हमको ये जानकारी होना आवश्यकता है। ऐसे नहीं है, कुछ लोग कह देते हैं कि जजेस लोग क्यों काम नहीं करते हैं, और लोग मुझे भी क्वेश्चन करते हैं कि आप कानून मंत्री हैं, अब 5 करोड़ पेंडिंग होने वाले हैं, आप क्यों कदम नहीं उठा रहे हैं। और आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से भी जजेस के ऊपर भी अटैक करते हैं कि ये जजेस क्यों इतना केसेस पेंडिंग रखा है, क्यों काम नहीं कर रहा है। तो सभापति महोदय जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले के मुकाबले में डिस्पोजल ऑफ द केसेस कई गुना आगे बढ़े हैं। लेकिन आज मान लो एक जज के पास 50 केसेस डिस्पोजल होता है तो 100 केसेस नहीं भी आते हैं। जो भारत उभर रहे हैं, सबको एक अवेयरनेस आए हैं, सब कोर्ट जा रहे हैं, कहीं भी आपको कुछ डिस्प्यूट होगा तो सब वकील को पकड़ते हैं, फिर कोर्ट जाते हैं। तो जिसके हिसाब से मैं मानता हूं कि जो पेंडिंग ऑफ केसेस है ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका चिंता सबको करना चाहिए, सरकार को भी करना चाहिए और इस सदन को भी करना चाहिए, और साथ साथ जुडिशरी को भी इसको चिंता करना चाहिए। क्योंकि सर लगभग 80% से ज्यादा केसेस पेंडिंग तो लोअर कोर्ट्स में है, और लोअर कोर्ट्स का जो जजेस है, डिस्ट्रिक्ट जजेस है, सेशन कोर्ट्स के जजेस होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, उनके जजेस का नियुक्ति राज्य सरकार से बातचीत करके हाई कोर्ट के देखरेख में होते हैं। उसमें भारत सरकार सीधा हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इसलिए हाँ, हाई कोर्ट का जजेस और सुप्रीम कोर्ट का जजेस का अपॉइंटमेंट में भारत सरकार का उसमें रोल होता है, भारत सरकार उसमें बहुत बड़ा योगदान करते हैं। लेकिन इसका जो परसेंटेज ऑफ पेंडिंग ऑफ केसेस आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में कितने हजार केसेस पेंडिंग है, हाई कोर्ट में कितने हैं और लोअर कोर्ट्स में कितने हैं। तो पूरा देखते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि हाँ, हमारे जजेस मेहनत करते हैं, जजेस बहुत ज्यादा केसेस डिस्पोज कर रहे हैं आजकल। एक एवरेज में एक जज सुप्रीम कोर्ट में भी एवरेज में एक जज कम से कम 40-50 केसेस को डिस्पोज करते हैं। दुनिया में कहीं नहीं होते ऐसा, सिर्फ भारत में होते हैं। लेकिन इतना बड़ी संख्या में केसेस आते हैं, उसको डिस्पोज करने में जितना भी करें, लेकिन उसका संख्या बढ़ते जा रहा है। इसका चिंता सबको मिलकर करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा उठाया है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आंकड़ा अभी मैं नहीं कहूंगा, लंबा हो जाएगा, मैं बाकी जो क्वेश्चन आवर होते हैं उसमें भी मैं बताता हूं कि 2014 के बाद जिस स्पीड से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दिए हैं वो काफी नहीं हो सकते हैं, लेकिन पहले के मुकाबले 3 गुना हमने बढ़ाया है। जितना भी जो हाई कोर्ट से नीचे का जितना भी कोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कई गुना हमने उसको बढ़ाया है। लेकिन हम सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के माध्यम से हम देते हैं। हमारे जस्टिस डिपार्टमेंट उसको देख रेख करके ऑब्जर्वेशन करते हैं, मॉनिटर करते हैं। लेकिन राज्य सरकार उसको बहुत ही प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। तो राज्य सरकार और हम मिलकर के इसको देखना है, ये कोई विवाद का विषय नहीं है, मिलकर के काम करने का चीज है। सर, क्योंकि आपने एक समय दिया है, मेरा पास कुछ तर्क था, लेकिन अभी 5:30 होने वाले हैं। अगर आप 5 मिनट देंगे तो शायद मैं 5 मिनट में खत्म कर सकते हैं। 2 मिनट क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल आए हैं और मेरा पास पूरा तर्क है और जवाब भी है, और मुझे कॉन्फिडेंस भी है मेरा ये पूरा जवाब होने के बाद आप उस जवाब के ऊपर में सवाल नहीं कर सकते, ऐसा तर्क मेरा पास है। फिर भी मुझे समय का मर्यादा को याद रखना है, इसलिए मुझे ज्यादा अभी कहने का इजाजत नहीं है। मुझे इसका स्पीकर साहब ने इजाजत नहीं दिया है। लेकिन मैं फिर से माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, खास करके जिन्होंने इस डिबेट में हिस्सा लिया है। डॉक्टर अमर सिंह जी, रमेश बिदुरी जी, प्रोफेसर सौगता रॉय जी। प्रोफेसर सौगता रॉय के बारे में जरूर मैं कहूंगा कि आप पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने के साथ साथ नए जो घटनाएं होते हैं, जो अपडेट होते हैं, उसको भी पढ़िए। आप कुछ सवाल करते हैं, आपने जो एक मुझे क्वेश्चन किया बिल्कुल गलत। आपने कहा कि जो इंटरनेशनल ये सेंटर ऑफ
अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को हमने खत्म करके ये NDIAC बनाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जो ICADR वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसको खत्म करके हमने एक नहीं बनाया। तो आपका जो इंफॉर्मेशन है उसको अपडेट कीजिए, क्योंकि आप कभी कभी बोल देते हैं और मेरा क्लैरिफिकेशन को लोग सुनते नहीं हैं और आपने जो गलत बात बोला उसको सच मानते हैं। ऐसा नौबत नहीं आना चाहिए। इसलिए जो भी हम इस सदन में कहें, सोच समझ करके, रिसर्च करके, तर्क के साथ हमको अपनी बात रखना चाहिए। सर, मैं विश्वास रखता हूं कि इस अमेंडमेंट के बाद जब हम नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर को इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के रूप में हम स्थापित करेंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जरूर ग्लोबल हब ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन बनेगा और बिजनेसेस हमारे पास बाहर से भी आएंगे। और हिंदुस्तान के अंदर में इतना ताकत है कि हम अपने बिजनेसमैन, अपने कॉर्पोरेट हाउस, अपने लोगों के दम से इंडिया का जो पोजीशन है दुनिया में, एक वन ऑफ द टॉप इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन नेशन के रूप में उभर के आएगा। बाकी सदस्यों सब ने, आपने जो मुझे इसमें समर्थन दिया है, साथ साथ में हमारे वीरास्वामी कलानिधि जी, कृष्णा देवालू जी, दानिश अली जी, सुप्रिया सुले जी और जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी, ये जज साहब है, रिटायर्ड जज है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जज रहे हैं। और उन्होंने उस दिन कश्मीर में जा करके जो अच्छे अच्छे बातें कही है मेरे बारे में, हमारे सरकार के बारे में, प्रधानमंत्री जी के बारे में, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। आप जज है, सच बात आप कहते हैं। और आपने कहा कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के लिए भारत सरकार ने जो भी कदम उठाया सराहनीय है, आपने कहा, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। साथ साथ हनुमान बेनीवाल जी को मौका दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी बात नहीं कह पाया, वो दूसरे विषय में चले गए। निशिकांत दुबे जी ने अपने तर्क सरकार के पक्ष में रखा। और साथ साथ आप जो सदस्य नहीं बोले, फिर मन से आपने समर्थन दिया है, मुझे मालूम है। इसके लिए पूरे सदन को बहुत बहुत धन्यवाद।